नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या कॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड is one of the best platform to all teachers recruitment examination। प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चंस की सीरीज हैं उसके आज सीरीज 5 को करेंगे, पार्ट 5 को करेंगे और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 5, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, वो बेसिकली 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, पियाजे। क्लियर है? पियाजे की थ्योरी आप इसमें देखेंगे कि पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वह होगा कोहलबर्ग से और वाइगोत्स्की से। इनके सिद्धांतों के आधार पर इन तीनों थ्योरी को आपने जरूर पढ़ा होगा और यह तीनों थ्योरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इवन CTET हो या कोई भी स्टेट टेट हो या केंद्रीय विद्यालय का पेपर हो या नवोदय विद्यालय का हो या DSSB का हो या आपके किसी भी स्टेट के टेट का हो, सभी जगह इन प्रश्नों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यह CTET 2011 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है ना? अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ठीक है? तो यह हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी? देखो, मूर्त संक्रियात्मक तो होगी नहीं, क्योंकि ये बोल ही रहा है मूर्त और ये पूछ रहा है अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, यह आपका सही जवाब। संवेदी प्रेरक अवस्था, भाई 0 से 2 वर्ष में थिंकिंग आती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट। और पूर्व संक्रियात्मक में भी ये थिंकिंग नहीं आती है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष एवं इससे ऊपर, ये बेसिकली जो है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट वाला है। याद रखना, जो एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल है ना, ठीक है, अमूर्त वाला जो है, इसकी जो संकल्पना होती है, इसके विषय में जो तार्किक चिंतन करना आरंभ जो बच्चा करता है वो 11 वर्ष एवं उससे ऊपर के बच्चे करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B इज द राइट आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह CTET और UPTET दोनों में पूछा गया है 2011 में। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भाई बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब देखो 4 विशिष्ट अवस्था बोल दिया तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही चीज आनी चाहिए क्या, कि भाई पियाजे ही थे जिन्होंने क्या 4 अवस्थाएं दी थी। कौन सी? सबसे पहला सेंसरी मोटर, ठीक है ना, 0 से 2। दूसरा था प्री ऑपरेशनल, ठीक है, 2 से 7। फिर था कंक्रीट 7 से 11 और फिर चौथा था एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? अगर आपको इस तरह के कंसेप्ट आपका क्लियर है 11 और ऑनवर्ड से 11 प्लस, ठीक है। इससे पहला भी प्रश्न इसी से रिलेटेड था, है ना, तभी तो उसका आंसर क्या था, ये 11 और 11 वर्ष के ऊपर के बालकों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन का विकास आरंभ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 वाला किसका ऑप्शन है? पियाजे का। तो आप देखो ऑप्शन में कहा, कोहलबर्ग नहीं, एरिक्सन नहीं, स्किनर नहीं, क्या हो जाएगा हमारा जवाब? पियाजे हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं, है ना, तार्किक रूप से क्या वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ
करता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या है भाई? संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु, वस्तु जब भी शब्द आ जाए, घटना आ जाए, इसके बारे में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई वस्तु तो मूर्त रूप में ही होगा ना। वस्तु जब भी होगा तो किस रूप में होगा? मूर्त रूप में होगा। जैसे आप XYZ, यहाँ पर अगर हम कलम की बात करें या हम कोई भी अन्य, जैसे बात करते हैं कलम हो गया या किताब की बात करें, तो जो भी वस्तु है वो अपने मूर्त अवस्था में ही तो दिखेगी। तो जब बच्चे के सामने कलम या किताब या कोई भी वस्तु मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने है, तो यह कौन सी अवस्था होगी? बहुत ही आसान है, मूर्त संक्रियात्मक होगी। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या बताया जाता है कि भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के समक्ष तार्किक रूप से बच्चा तभी सोच पाएगा जब उसके समक्ष वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो ये भी क्वेश्चन पियाजे वाले चैप्टर से उठाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलो। यूपीटेट 2011 का है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बहुत अच्छा है भाई। पियाजे के चैप्टर से आपने देखा कि पहला प्रश्न भी इसी से था, दूसरा भी इसी से था, तीसरा भी इसी से था, चौथा थोड़ा डिफरेंट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बताइए। तो भाई सबसे अच्छे तरीके से अगर इसको परिभाषित किया जा सकता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बोल दिया संज्ञानात्मक, क्या बोल दिया? संज्ञानात्मक बोल दिया। तो संज्ञानात्मक बोल दिया तो आप समझ लो कि भाई ये ब्रेन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। ब्रेन का संबंध किससे है? कॉग्निटिव से है। और भाई सबसे अधिक ब्रेन का जो डेवलप होता है वो हमारे कहाँ होते हैं? स्कूल और क्लासेस में ही तो होते हैं, स्कूल एंड क्लासेस में होते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरे पक्ष के लिए देखो, अब खेल के मैदान में शारीरिक पक्ष भी तो है ना, लेकिन इसने बोला है सिर्फ क्या? संज्ञानात्मक, इसलिए सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बोल रहा है, इसलिए विद्यालय एवं कक्षा में यह इसका उपयुक्त आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, रीट में पूछा गया प्रश्न है यह, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखो नहीं पे जरूर गौर करना। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो भाई अनुभव तो होगा, संतुलीकरण भी बेसिकली है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं होगा चूंकि इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं होगा? सामाजिक संचरण। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि पियाजे ने सामाजिक संचरण की बात नहीं की। सामाजिक संचरण की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने। याद रखना इस बात को, वाइगोत्स्की ने की थी किसके बाद? सामाजिक संचरण की। और हमसे पूछ क्या रहा है? पियाजे के बारे में। ठीक है, तो नहीं के संदर्भ में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। अगला प्रश्न फिर रीड का ले लेते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। अब यह अवस्था क्या कह दिया यहाँ पे? ध्यान से देखना है कि मूर्त अनुभव, मूर्त यानी कॉन्क्रीट स्टेज है, और मान के चलिए कि आप यह स्टेज जो है 7 से 11, तो 7 से 11 वाला कौन सा होगा? क्योंकि आपको अभी बताया था 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 प्लस, तो ये वाला यही तो है मूर्त वाला ना, यही तो है मूर्त वाला। क्लियर है ना? तो मूर्त वाली जो अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? 7 से 12। देखिए ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट से पढ़ा हुआ सारा चीज है तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 7 से 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। पीटैट, पंजाब टैट में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक कौन सी अवस्था होती है? आप सबको पता है 0 से 2 क्या है? सारे सेंसरी मोटर ही तो है, क्योंकि बच्चे यहाँ सेंसेस से सीखते हैं, है ना, सूंघ करके, देख करके, छू करके, चख करके, है ना, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका जो एज क्या है? 0 से 2 वर्ष है। आप 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी इसका जवाब क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है?
ये तो प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। ये आपका कॉन्क्रीट हो गया यानी मूर्त हो गया। 11 से 16 इसको आप एब्स्ट्रैक्ट रख लें, ये है ना, समझ पा रहे हो। अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो बेसिकली क्या है, अब देखो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अगर ये वाले जो है यही तो है ना, यही अवस्था क्या कहलाती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। अब ये वाली जो है पूर्व संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ठीक है, ये वाली आपकी मूर्त हो गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये वाली आपकी अमूर्त हो गई, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ पा रहे हैं, तो सारा क्लियर है। अब ये यही 0 से 2 है, अगर वर्ष की बात करें तो यही 2 से 7 है, यही 7 से 11 है, और ये 11 और 11 प्लस। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग संवेदी पूछा है, तो भाई संवेदी कौन सा है, तो 0 से 2 या जन्म से 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी पीटेट में पूछा गया 2012 का प्रश्न है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा, क्या कहा। देखो जहां वाइगोत्स्की का नाम आ जाए तो आप समझ लो कि सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर, है ना, ये इनके यही सी 3 टर्म में बस ये सिमट जाते हैं। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा की बात करेंगे। अब इसमें देखो सामाजिक जो सोशल इंटरेक्शन है सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया, तो यह संस्कृति के अनुवांशिक, देखो अनुवांशिक आ गया, नहीं होगा। यह सामाजिक अंतःक्रिया आ गया ना, देखो जो सोशल इंटरेक्शन है के कारण होता है, तो यह आंसर इसका सही होगा, बी इज द राइट आंसर। औपचारिक शिक्षा ये नहीं होगा और समावेशन ये नहीं होगा। बहुत ही आसान है। वाइगोत्स्की को पकड़ना है तो आप 3 टर्म याद रखेंगे, सोशियो कल्चरल, ठीक है, लैंग्वेज। अब सोशियो कल्चरल यानी एक तो हो गया भाई सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक सीखता है, अपनी संस्कृति के द्वारा सीखता है, और समाज से ही वो भाषा भी सीखता है। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा, पीटेट का ये भी प्रश्न है कि भाई घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, प्याजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो अब देखो बोल रहा है तार्किक रूप से सोच सकता है, तो तार्किक रूप से तो 2 जगह सोच सकता है भाई। अगर आपकी बात की जाए कि तार्किक सोच, तो तार्किक सोच में भी 2 हैं, एक है मूर्त और दूसरा है अमूर्त। ठीक है ना, यहां भी तो तार्किक सोच है ना, लेकिन यहां पे तार्किक सोच में अंतर क्या है कि बच्चा यहां तार्किक रूप से सोच सकता है, लेकिन उसके सामने जो वस्तु है वह वस्तु किस अवस्था में हो, मूर्त अवस्था में हो, तो वो तार्किक रूप से सोच सकता है। यहां बच्चे के सामने वस्तु नहीं भी है ना, यानी अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में है, तो भी यहाँ पे बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, ये अगर क्लियर हो गया तो अब इसका जवाब आपको दे सकोगे। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, मूर्त संचालन प्रक्रिया, है ना, मूर्त संचालन प्रक्रिया, क्योंकि अमूर्त तो दिया नहीं है, अमूर्त तो दिया नहीं है। मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी घटना और वस्तुओं के बारे में, देखो वस्तु दे दिया, अब और भी क्लियर कर दिया। वस्तु जब दे दिया तो वस्तु देखो यहाँ किसके साथ है, मूर्त और तार्किक, तो मूर्त वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मूर्त वाला कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो यहाँ पे मूर्त संचालन प्रक्रिया आ गई ना, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पीटेट में पूछा गया, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम अभी तो पढ़ते आ रहे थे 0 से 2 सेंसरी मोटर, ठीक है ना, क्लियर है, सेंसरी मोटर। फिर हमने पढ़ा 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फिर हमने पढ़ा 7 से 11 कॉन्क्रीट, फिर हमने पढ़ा 11 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट,
लो अब निकल गया ना इसका जवाब, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 से 15। ठीक है, चूंकि यह बात ही कर रहा है किसकी, औपचारिक की। औपचारिक का मतलब ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, डी इज द राइट आंसर, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अभी आपको बताया कि भाई संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, सिर्फ संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, तो संज्ञानात्मक को सही प्रकार से परिभाषित विद्यालय करेगा और क्लासरूम यानी कक्षा। ठीक है, लेकिन यही अगर बात होता शारीरिक, सपोज करो यही बात किससे होता, शारीरिक से, तो खेल का मैदान हो सकता था, तो खेल का मैदान हो सकता था। लेकिन चूंकि बात की गई है किसकी, संज्ञानात्मक की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह सीटेट 2011 का प्रश्न है कि भाई बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। अब देखो भाई, जो बच्चा, अब देखो प्याजे को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो प्याजे क्या कहता है, प्याजे कहता है कि भाई बच्चा जो है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। एक क्या है, बच्चा एक वैज्ञानिक है ना, एक बच्चा क्या है, वैज्ञानिक है। बच्चा अपने आप को किस रूप में रखता है, एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में रखता है। ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं उसे। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, और उसको अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए 4 अवस्थाओं में, है ना। नंबर 1 0 से 2 वर्ष का जब होता है तो सेंसरी मोटर, फिर नंबर 2 2 से जब 7 वर्ष का होता है तो प्री ऑपरेशनल, नंबर 3 7 से 11 होता है तो वह मूर्त तरीके से लॉजिक करता है, और फिर 11+ में वह अमूर्त संकल्पना भी करना स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ पर अगर इन पूरे थ्योरी को देखें, यही निकल के आता है कि वो अपनी समझ का सृजन स्वयं करता है, और इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, पियाजे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीटेट 2012 का प्रश्न है, वाइगोत्स्की से है, और वाइगोत्स्की को हमने सामाजिक से चिपका रखा है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने की निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब देखो शारीरिक होगा क्या, नहीं, नैतिक होगा क्या, नहीं, अनुवांशिक होगा क्या, नहीं, तो आ गया ना सामाजिक, तो इज द राइट आंसर। भाई वाइगोत्स्की में तो आप बिल्कुल आंख बंद करके एक कंसेप्ट तो आप लर्न कर लेना, है ना। SCL, S से सोशल, C से कल्चर और L से लैंग्वेज। सबसे अधिक सोशल इंटरेक्शन की बात अगर किसी ने की है तो हमारे वाइगोत्स्की साहब ही हैं, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अब देखो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, यह बेसिकली सामाजिक मुद्दों से सरोकार तो नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इंद्रिय गामक, ये अवस्था किसकी अवस्था की बात कर रही है, 0 से 2, ठीक है ना, इंद्रियों से संबंधित। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, जी हाँ बिल्कुल यही होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वह बेसिकली अनुकरण, है ना, बहुत ज़्यादा नकल करते हैं, किसी को देख के नकल बहुत अधिक करते हैं इसी अवस्था में, किसमें, संवेदी प्रेरक अवस्था में। तार्किक रूप से ये तो होगा नहीं, क्योंकि तार्किक रूप से होगा तो फिर तो ये चला जाएगा 11+ वाले एज में। विकल्पों के निर्वाचन विश्लेषण नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा डेप्थ था क्वेश्चन में बट दम नहीं था, क्योंकि हमने सारी अवस्थाएं पढ़ रखी है। चलो अब अगला प्रश्न सीटेट 2012 कोहलबर्ग से है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ठीक है,
कैसे करेगा भाई, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश नहीं देना है। धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम से कुछ नहीं हुआ आज तक कि कठोर नियम बना देंगे बच्चे पालन करेंगे तब तो। मेन जो मुद्दा है वो चूंकि नैतिकता की बात हो रही है और कोहलबर्ग की थ्योरी भी है मॉरल डेवलपमेंट की, तो क्या हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, है ना, अलग अलग प्रकार की कहानियां सुना के, नैतिक मुद्दे बता करके बच्चों पर उससे चर्चा करें और आप बच्चों से पूछें क्या सही है और क्या गलत है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका निहितार्थ किसमें है बताइए, ऑप्शंस एक बार पढ़ लें। तो भाई वाइगोत्स्की जब भी नाम आएगा तो आप याद रखना, जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं या सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं तो इसमें सहयोग ऑलरेडी इसमें हिडन होता है, छुपा होता है। क्योंकि समाज में रह करके अगर हम तालमेल के साथ सीख रहे हैं तो सहयोग की भावना समाज में ही पाई जाती है। ठीक है, उस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है उसके समाधान के लिए, है ना, वह बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से सबसे ज्यादा इस सिद्धांत को अगर कोई फोकस कर पा रहा है तो सी वाला ऑप्शन कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, है ना, बालक की किस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं? 3 से 6 वर्ष का जो होता है, याद रखिएगा, जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है वो बेसिकली ईगोसेंट्रिज्म में सबसे ज्यादा होता है, यानी स्वयं केंद्रित होता है। ठीक है, यानी स्वयं केंद्रित अवस्था है। इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहता है, हर चीज को खुद करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, जी, जन्म से 2 वाले में डिपेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, आप मम्मी पापा पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। लेकिन इस उम्र के बच्चे को देखोगे ना, जो 30, 4, 5 और 6 वर्ष, इसके जो इन बिटवीन है, यह इनमें भावना ऐसी होती है कि अपने काम को खुद करने की कोशिश करते हैं ये जो बेसिकली वो कर सकते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपी टेट का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में, प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान। अब प्याजे का तो देखो सिंपल सा है, अगर देखो 3 चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ आज, ठीक है ना। एक तो प्याजे, ठीक है, वाइगोत्स्की, एक कोहलबर्ग, ये 3 नाम है। अब प्याजे का जब भी योगदान माना जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा संज्ञानात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। प्याजे का जब भी माना जाएगा तो किसका माना जाएगा, इनका योगदान संयोगात्मक। वाइगोत्स्की का जब भी माना जाएगा तो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। और कोहलबर्ग का जब भी माना जाएगा तो किस पे, मॉरल, यानी नैतिक विकास। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आगे भी बन सकते हैं, इसलिए आपको ये बता दिया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्याजे का पूछा है तो आप ऑब्वियसली मार सकते हैं, यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। अब मूर्त बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप सिंपल से किस में जाओगे आप, ठीक है ना, क्लियर है भाई, समझ रहे हो ना, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं ना। पहला क्या है, 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 प्लस, तो मूर्त वाला यही था ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, 7 से 12, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो रिपीटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट पे रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बोल रहा है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नाम ले लिया किसका, प्याजे का, और दे दिया सामाजिक संचरण, जबकि सामाजिक संचरण किसका होगा, वाइगोत्स्की का होगा, तो यही वाला नहीं होगा। बाद बाकी ये सारे किसके हैं, प्याजे के हैं, याद रखिएगा। अनुभव
संतुलन, और इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शंस, ये वाला जो ऑप्शंस है ये पियाजे से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस में ऑलरेडी है ना सामाजिक संचरण, जो कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं मानता है, क्योंकि पियाजे ने सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। सो दैट्स व्हाई ओके इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। भाई किससे बेहतर सीखेगा बच्चा? आपको पता ही है कि बेसिकली पहली अवस्था बोल रहा है, तो पहली अवस्था 0 से 2, इस अवस्था का नाम ही है सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें बच्चा किससे सीखेगा? भाई आई, ईयर, है ना, और आपका इसमें क्या गया, नोज। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि बच्चा यहां पर सीखता है इसी से, देख करके, सूंघ करके, चख करके, ठीक है, यानी इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। सिंपल सा इसका अगर एक लाइन में जवाब दें तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कि अपनी इंद्रियों के द्वारा चीजों को देख करके, सुन करके, सूंघ कर करके, है ना, स्वाद लेकर के, चख करके भी चीजों को देखता है कि कैसा लगता है, यानी इंद्रियों का इस्तेमाल ज्यादा करता है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? अब यह भी आपको पता है, कितनी अवस्था बताई थी? 0 से 2 सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट और 11 प्लस एब्स्ट्रैक्ट। तो 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हो गई? 4 अवस्थाएं हो गई। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ये नहीं। ठीक है ना? क्लियर है? अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जा किस क्षेत्र में? अब देखो, अभी तुम्हें बताया था, कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना कि जब भी नाम आएगा संज्ञानात्मक का तो पियाजे का नाम आएगा। भाई जब भी नाम संज्ञानात्मक पक्ष का आएगा तो किसका नाम आप लोगे? जीन पियाजे का। जब भी बात आएगी किसकी? नैतिकता की, नैतिक शोध की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? कोहलबर्ग का नाम आएगा। ठीक है, और जब भी बात आएगी सामाजिक संचरण की तो किसका नाम आएगा? वाइगोत्स्की का नाम आएगा। ये था ना? ठीक है, अब इसमें पूछ दिया क्या? कोहलबर्ग के बारे में, तो इनका क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो यह प्रश्न इस तरह से आपको घुमा करके कई बार पूछ दिए जाते हैं, बट अगर कंसेप्ट से आप पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको आनी चाहिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान अवस्था में करने लगता है। अब देखो यहाँ पे अमूर्त की बात किया है, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चा क्या करता है? अमूर्त की बात कर रहा है। अमूर्त यानी अब सिंपल है कि भाई आप 11 प्लस में ही जाओगे। अब 11 प्लस वाला ऑप्शन तुम ढूंढ लो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना? तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, फटाफट आंसर देकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके चार्ट को कई बार रिवीजन कर लिया है ना, रिवीजन किया ना कि भाई 0 से 2 सेंसरी मोटर होता है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल होता है, 7 से 11 कॉन्क्रीट होता है और 11 प्लस जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। हिंदी में बात करें तो जो 0 से 2 होता है इसको क्या कहते हैं? इंद्रिय गामक कहते हैं। 2 से 7 वाला जो है पूर्व संक्रियात्मक होता है, 7 से 11 वाला मूर्त होता है और 11 प्लस वाला अमूर्त होता है या औपचारिक होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी इज द राइट आंसर। अगला है, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाता है? भाई वो क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है। कह रहा है कि भाई अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित मतलब उसमें आप एडिटिंग करेंगे तो एकोमोडेशन ही तो कहलाएगा ना। ठीक है, पढ़ा है ना आपने यहां पर, क्या एक आपने पढ़ा होगा, क्या? स्कीमा आपने पढ़ा होगा और एक समायोजन भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, समायोजन मतलब
पहले जो भी आपका ज्ञान है उस ज्ञान में आप कोई चीज़ एडिट करके कुछ चीज़ों को जोड़ते हो, उसी को समायोजन कहते हैं। तो यह नहीं होगा, स्कीमा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार आप जवाब दीजिए इसको, क्वेश्चंस को पढ़ के क्या होना चाहिए। संशोधित किया जाता है, यानी संशोधित करने के बाद क्या होगा? वो समावेशन कहलाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? स्कीमा कहते हैं जो मेंटल स्ट्रक्चर में जो पहली बार नॉलेज को, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम जो रखते हैं ब्रेन में, स्कीमा देख लो एक बार, ठीक है भाई। आपके ब्रेन में नंबर्स ऑफ पॉकेट्स होते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को आप क्या करते हो? स्टोर करते हो। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जब पहली बार स्टोर करते हो उसी को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की। तो जब भी संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की बात आएगी, उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को संशोधित करके अपने अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाएगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया है बट आप इसमें अब क्लियर हो गए होंगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या सही है और क्या गलत है? तो यह बेसिकली मॉरल रीजनिंग कहलाता है। ये मॉरल रीजनिंग, ठीक है ना। नैतिक तर्कणा कहते हैं, जब हम दुविधा में फंस जाते हैं उसको मॉरल डायलेमा कहते हैं, ठीक है, उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। लेकिन जब हम तर्क कर रहे हों किस चीज में, क्या सही है और क्या गलत है, अपने तर्कों के आधार पर अगर हम चुनते हैं सही और गलत को, इसको क्या कहेंगे? नैतिक तर्कणा कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो भाई ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। इसके भावात्मक रूप पे काम करने की आवश्यकता है, इसकी फीलिंग्स है ना रिलेटेड काम, है ना। डोमेन से आपने पढ़ा है ना, तो अफेक्टिव वाला, अफेक्टिव डोमेन पे काम करने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? भावात्मक क्षेत्र। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे व्यवहार की बात की जा रही है, आक्रामक व्यवहार का है, तो व्यवहार का संबंध भाव से होता है। भावात्मक पक्ष यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को, भाई वस्तु स्थायित्व तो बच्चे में है ना कब आ जाता है? 0 से 2 में तो होता नहीं है, लेकिन एंड ऑफ दिस स्टेज, एंड ऑफ दिस स्टेज यह आने लगता है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने अगर कोई खिलौना है और बच्चों की जब तक नज़र के सामने यह खिलौना रहता है या टेडी बियर रहता है तब तक बच्चा इसे ढूंढता है। जैसे ही बच्चों के आंखों से इसे ओझल कर देते हैं, यानी आउट ऑफ साइट कर देते हैं, तो बच्चा उसे भूल जाता है। तो क्वेश्चन से यही पूछ रहा है कि खिलौना छुपाने पर भी अगर बच्चा उस चीज़ को ढूंढ रहा है तो यह वाला कंसेप्ट बच्चों में कब आ जाता है? वस्तु स्थायित्व यह आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक में। किसमें? इसके बाद वाली अवस्था में, 2 से 7, एंड ऑफ दिस स्टेज और इनिशियल इस स्टेज में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, ठीक है, दूसरे वाले स्टेज में। 0 से 2 में नहीं आता है लगभग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न सिद्धांतों में कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ठीक है, अब आपको पता ही है ये पूरी की पूरी सिद्धांत ही जीन पियाजे का है, तो कौन सा है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी जीन पियाजे हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर विकास अवधि में घटित होता है। कौन सा होता है भाई? मूर्त वाला आपको पता है 7 से 11 हो जाएगा। बहुत ही आसान आंसर।
देख लो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अधिक टफ नहीं है, बस रिपीटेड फॉर्म में है, कंसेप्ट से है, क्वेश्चंस को बस थोड़ा रीफॉर्मेट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, लॉरेंस कॉल्बर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों किन का अनुसरण करते हैं। अब देखो प्राथमिक विद्यालय कह रहा है, ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय कह रहा है, तो प्राथमिक विद्यालय में आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, पहले क्या नहीं हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, ये तो होगा नहीं। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व का अधिकार, ये भी नहीं होगा, छोटे बच्चों पे ये लागू अधिक नहीं होता, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वह है बेसिकली व्यक्तिकता और विनिमय, ये तो होगा। और आज्ञा पालन और दंड, ये भी होता है, यानी 2 और 1 ऑप्शंस है ना, उसके हिसाब से सही है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 2 और 1 किस में है, हमारा ए में है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपने देखा होगा ना प्राइमरी छोटे बच्चों में जो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है, नैतिकता की समझ उनकी यही होती है कि जिस कार्य को करने से हमें पनिशमेंट मिल जाए, कोई भी अगर बच्चा वर्क कर रहा है और बच्चे को उस वर्क के बाद पनिशमेंट मिल जाए, दंड मिल जाए, तो बच्चा उस कार्य को क्या समझेगा, अनैतिक समझेगा, गलत समझेगा, उसको रिपीट नहीं करेगा। और किसी भी वर्क को करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिले तो बच्चा उसे नैतिक रूप से क्या समझेगा, सही समझेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, 2 और 1। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, देखो ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आप कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। यह संभवतः कॉलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, देखो 3 होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो आएगा ये तीसरे वाले स्तर में आएगा। किस वाले स्तर में आएगा, तीसरे वाले में स्तर में आएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ किसी सिद्धांतों को लेकर के आवाज उठाना यह लास्ट वाले स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है ना। पश्च परंपरागत किस में है, अब देख लो बी वाले ऑप्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये पूछ दिया आपका मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कॉलबर्ग से। अगला प्रश्न फिर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाई एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत की ओर इसका इशारा है। तो ये कानून और व्यवस्था, ठीक है, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, चूंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कानून और एक व्यवस्था ही बना दी है कि भाई कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से, ये नहीं होगा। उन गतिविधियों से प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से, ये भी नहीं होगा। एक समृद्ध, बिल्कुल एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, और यही फैक्टर है जो कि संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा फोकस करता है, यानी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, किसकी हो जाएगी, सी इज द, चूंकि देखो जैविक ही होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था सॉरी 3 चीज, एस सी एल, ये तीनों चीज है। एस से सोसाइटी यानी समाज, सी से कल्चर यानी सांस्कृतिक, एल से लैंग्वेज यानी भाषा। तो ये तीनों चीज तो है ना, वाइगोत्स्की ने तो इस तीनों चीजों के बारे में बता रखा है। क्या नहीं बताया भाई, तो जैविक, तो ये वाली नहीं होगा। यहाँ पूछ ही रहा है कि भाई उपेक्षा, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। सो दैट्स वाई ये आंसर होगा। 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। सबसे देखो
सिंपल क्वेश्चन, 0 से 2। सबसे पहली अवस्था ये होती है, इंद्रियगामक होती है। यहाँ बच्चा देख करके, सूंघ करके, चेक करके, महसूस करके, चीज़ों को छू करके सारी चीज़ों को सीखता है, देखता है। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंद्रियगामक, ये इंद्रजनित गामक स्तर भी कहते हैं इसे। ठीक है, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट देखो, पेडागोजी क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े होते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे होगा भाई? सहयोग और नैतिकता। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सहयोग और नैतिकता की ही बात की जा रही है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो इतने आसान प्रश्न, कॉमन सेंस पे इस तरह के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। फिर एक नया बड़ा प्रश्न आ गया। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरा होता है। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली कर देती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा होता है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश में कठिनाई होती है। यह पियाजे का बहुत ही अच्छा थ्योरी है और यह प्रश्न बहुत ही आसान है अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो। यह सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का है प्रोसेस। जैसे होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रख दिया हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो दोनों में बॉल की संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन चूंकि यह फैला हुआ है, इसने ज़्यादा स्पेस लिया है, तो बच्चा दोनों जगह एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। या तो यह इसको काउंट करके बताएगा कि भाई दोनों में 10 है, या फिर इसके लेंथ को देखता है। तो आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो इसके लेंथ में आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा बॉल है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे ठीक से नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वह जवाब दे देते हैं कि लंबे वाले ग्लास में जूस ज़्यादा होगा, जबकि दोनों में जूस की मात्रा क्या होती है? सेम होती है। जैसे सपोज करो ये 2 ग्लास है, दोनों में बराबर जूस है। ठीक है, एक और लंबा सा ग्लास ले लिया, तो भाई इस दोनों में से जूस की मात्रा सिर्फ ग्लास की वजह से तो चेंज नहीं हो जाएगी, सेम ही रहेगी ना। हमने क्या किया? सिर्फ ग्लास के आकार को ही तो चेंज किया, लेकिन जूस की जो मात्रा होगी वो तो सेम ही होगी। और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। बच्चा डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, पियाजे की थ्योरी से पूछा हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत से देखो कितने प्रश्न पूछे गए, है ना। पियाजे के सिद्धांत से कितने प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है, सहारा देना, है ना। इसके फोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में, सहारा देना, यानी वो उसके सहारा से वो चीज सीख पाएगी या कर पाएगी। डी इज द राइट आंसर। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? फिर वही आ गया, भाषा तो होगा, ये भी नहीं, सामाजिक अनुभव। चूंकि ये वाइगोत्स्की का है, पूछ रहा है पियाजे का, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाता है, बट कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भाई? तो सिंपल सी बात है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला तो सामाजिक संचरण हो गया, ठीक है। दूसरा संस्कृति और फिर भाषा। यह 3 टर्म जहां देखे वहां वाइगोत्स्की का क्लिक कर देना है। इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो कौन सा हो जाएगा कि विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। सब विकास अधिगम के स्वाधीन है, स्वाधीन पराधीन तो नहीं होगा। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है। निम्न कथनों में वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार कौन सा होगा?
विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। अधिगम में विकास समानांतर प्रक्रिया है, ठीक है, अधिगम विकास समानांतर प्रक्रिया है, यानी यहां पर जो ऑप्शन है सबसे सटीक ऑप्शन बी होगा। अधिगम एवं विकास एक समानांतर प्रक्रिया है, क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकता अपेक्षाएं नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा। व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं, पारिवारिक उपेक्षाएं भी नहीं, अंतर्निहित संभावित दंड, है ना। ये बेसिकली जो ऑप्शन होगा डी, ये इसका सबसे सटीक विश्लेषण करता है। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की जो है सहमत है? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखो, जहां सामाजिक अंतःक्रिया आ गया वहां सोचना ही नहीं है, फिर भी आपको पूरा लाइन पढ़ना है। अब देखो यहां देखो, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित हो, ये तो गलत है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये भी गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस बकवास वाले ऑप्शंस हैं। जो सटक है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, इसलिए इसे डी इज द राइट आंसर। अगला है नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है भाई? तो 0 से 2 और 2 से 7। एक तो इंद्रिय गामक 0 से 2 हो जाएगा, और 2 से 7 में आप सभी को पता है, हमने कई बार रिपीट किया है। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा बताइए? 0 से 2 में पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। 0 से 2 इंद्रिय गामक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त, है ना, और 11 प्लस अमूर्त और औपचारिक दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण, ठीक है। जब हम किसी चीज को एसिमिलेट करते हैं ना, जो पहला जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन से, जो प्री इंफॉर्मेशन है, प्री इंफॉर्मेशन, और अगर कोई करंट इंफॉर्मेशन हमने देखा और प्री इंफॉर्मेशन से वो क्या कर गया, मैच कर गया, तो उसे ही एसिमिलेशन कहते हैं, उसको हम आत्मसात कहते हैं, यानी इज द राइट आंसर। ये भी पियाजे की चैप्टर से कंसेप्ट लिया गया है। अगला, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? अभी आपको बताया था स्कीमा के बारे में कि एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, यानी आप देखेंगे तो जो छोटे बालक होते हैं उनके ब्रेन में नंबर्स ऑफ पॉकेट्स बने होते हैं, और जितने भी नए नए इंफॉर्मेशंस हैं वह यहाँ जाकर के बच्चा क्या करता है, स्टोर करता रहता है ना। इसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, अवधारणाएं कहते हैं। क्योंकि अलग अलग चीज़ों को जब पहली बार देखता है तो सभी चीज़ों के बारे में उसका जो कंसेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है, और सभी चीज़ों को वो अपने माइंड में स्टोर करता है ना। जो चीज़ें स्टोर करता है पहले से और बाद में उसी चीज़ को देखता है तो उसको एसिमिलेट कर लेता है। जो चीज़ों में देखता है कुछ बदलाव है, चेंज है, उसको वो एकोमोडेट कर लेता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? अब तो अमूर्त बोल दिया, तो अमूर्त का एक नाम और तो है। अमूर्त को क्या कहते हो? औपचारिक भी तो कहते हो। तो देखो यही करते हैं सीटेट वाले, आपको टर्म थोड़ा इधर उधर करके पूछते हैं। अब देखो औपचारिक किस में है? औपचारिक संक्रियात्मक ये रहा। इस तरह से भी आप यहाँ पर एक लॉजिक के साथ जा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के किस नैतिक तर्कणा की अवस्था में है? ठीक है, तो यह बेसिकली सामाजिक अनुबंध, अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन। ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के अभिमुखीकरण क्या है? बोलो भाई आप हमारे लिए ये करें और हम आपके लिए, परस्पर की भावना होती है ना। और गुड बॉय और गुड गर्ल वाला भी ये कंसेप्ट जो है ये इसी
एक लेवल का हिस्सा है, इसी स्टेज का हिस्सा है, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सीटेट 2015 के प्रश्न थे। तो आपने देखा होगा कि प्रश्नों का जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रश्न है वह बेसिकली तीनों से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपके वाइगोत्स्की से, आपके कोहलबर्ग से और जीन पियाजे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं वह न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि पूरी तरह से ये कंसेप्ट बेस है, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने देखा कि वो फैक्ट बेस भी हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार कंप्लीटली देख लें, पेन पेपर पे लेकर के नोट्स बना लें, ताकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो से या इस लेक्चर से आपको तनिक भी बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, और हमारे साथ बने रहें अगले सीरीज़ के लिए। मैं आपसे जल्द ही दोबारा मिलूँगा नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।